कोविड का क्या है, चलो बता देता हूँ थोड़ा बहुत। चलो थोड़ा सा कोविड की कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी बच्चा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, उनके अंदर में एक प्रॉपर्टीज मस्ट है, एक गुण होना जरूरी है। दुनिया में जो भी लिविंग है, सर क्या, दे मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से बनी होनी चाहिए। देखिए हम जिंदा है क्योंकि हम सेल से बने, बैक्टीरिया सेल से बना है, प्लांट सेल से बना है, अमीबा सेल से बने। दुनिया में जो भी सेल से बना है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल, सेल से बनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सेल हो, उसके अंदर में वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, आपने पढ़ा है ना क्लास 9th में, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो वो अलग बात है, लेकिन लिविंग होने के लिए सेल से बना होना जरूरी है। सर सेल के अंदर में क्या डिफिनेशन होना चाहिए, सेल किसे कहेंगे? तो सेल को बनने के लिए 3 क्राइटेरिया है। एक बार में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में लिक्विड पार्ट होगा, फ्लूइड पार्ट होगा, पानी वाला पार्ट होगा, साइटोप्लाज्म जिसे आप प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ लेते थे, और अंदर में होगा बच्चा डीएनए, जिसे आपने जेनेटिक मटेरियल के नाम से पढ़ा है। तो सेल बनाने के 3 क्राइटेरिया, बाहर में होगा कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो भी आप कहते थे बच्चा लोग, और अंदर में होगा जेनेटिक मटेरियल जो एक केमिकल से बना है जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सेल बनाने के 3 चीज तो मस्ट है, 3 मस्ट है। लेकिन बेचारा जो वायरस है वो बेटा सेल से नहीं बना है, सेल से नहीं बना है, तो सर किससे बना है? वायरस के अंदर में बाहर का एक कवरिंग होगा, बाहर का एक हार्ड कवरिंग होगा जो बना होगा प्रोटीन से, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? वो बच्चा मेनली लिपिड से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन, कुछ फॉस्फोलिपिड होते हैं। वायरस के अंदर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कुछ नहीं है, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल है, केवल और केवल अंदर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल, और बाहर में कवरिंग है प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन का बाहर में कवरिंग है और अंदर में है बच्चा जेनेटिक मटेरियल ना। सर जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है? डीएनए से है क्या? नहीं, कुछ वायरस में डीएनए से तो है, कुछ वायरस में डीएनए से तो है, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए से बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने नाम तो सुना होगा। तो वायरस में केवल 2 पार्ट है, एक बाहर का कवरिंग जो प्रोटीन से बना हुआ है, जो बाहर से प्रोटेक्शन देगा, अंदर में साइटोप्लाज्म नहीं है, अंदर में डीएनए ना जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ वायरस में तो डीएनए, कुछ वायरस में आरएनए, जैसे कोरोना वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं है, आरएनए है, और आरएनए अपने अंदर में बदलाव, अपने अंदर चेंज कर सकता है। डीएनए में भी चेंज आते हैं, बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन आरएनए में बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है। चेंज को ही बायोलॉजी में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब बदलाव लाना, चेंजेस लाना। इसलिए तुम बार बार सुनते होगे कि कोरोना वायरस ने अपना रूप चेंज कर लिया, कोरोना वायरस ने अपना नया स्ट्रेन बना लिया, अपना नया टाइप बना लिया। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। आरएनए बहुत तेजी से चेंज होता है, ये हाईली अनस्टेबल है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ये अपने अंदर में चेंजेस लाना पसंद करता है, अपने अंदर चेंज लेते आएगा। यही प्रॉब्लम था एड्स कॉज करने वाला एचआईवी वायरस में, जिससे एड्स होता था, एचआईवी, वो बच्चा इंसान पे अटैक नहीं करता था। ये एचआईवी वायरस था। जेनेटिक मटेरियल क्या थे? ध्यान से देखो, मान लो बच्चा ये बाहर में इस तरह का नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा, ये एचआईवी वायरस की, कोरोना वायरस थोड़े देर रिलेट करेंगे। एचआईवी वायरस दिख रहा है तुम्हें? ये बेटा मंकी पे अटैक करता था, बंदरों के ऊपर, बंदर के ऊपर अटैक करता था, और बंदर के अंदर में जाकर के क्या करता था? बंदर को नुकसान पहुंचाता था।
ठीक है। अब देखो, अब देखो जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था, और आरएनए क्या है, अनस्टेबल है। म्यूटेशन क्या होगा, बदलाव क्या होगा, तेजी से होगा, बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। तो इसी एचआईवी वायरस ने अपने अंदर बदलाव लाया, और देखो बाहर में जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है चेंज हो गया, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी के अंदर में प्रॉपर्टी है, ताकत है सभी चीज को, शेप को कंट्रोल करना। और अगर जेनेटिक मटेरियल में ही चेंज हो गया तो शेप में चेंज हो जाएगा। देखिए पहले पहले कैसा दिख रहा था, ये ऐसा दिख रहा था ना, अब कैसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा। अब क्या हुआ, एचआईवी वायरस चेंज हो गया। पहले वो मंकी बंदर पे अटैक करता था, अब अपने अंदर में बदलाव लेते आया, अब वो इंसान के ऊपर अटैक करने लगा। हमारे अंदर में, हमारे अंदर में, हमारे अंदर में ये सेल है, ये इंसान का सेल है, और ये बच्चा रिसेप्टर कहलाता है, ये बच्चा रिसेप्टर कहलाता है, ऐसे रिसेप्टर है। हाँ, ये रिसेप्टर ही जाकर के बोल रहा है एचआईवी वायरस को, देखो ये रिसेप्टर है, ये एचआईवी वायरस को बोल रहा, आए भाई साहब आइए मेरे घर पे आइए, मोस्ट वेलकम है, आप ही के लिए तो हम हैं वेलकम करने के लिए। तो वायरस, एचआईवी वायरस इंसान के ऊपर अटैक किया, इंसान के अंदर कोई सेल नहीं है जो उसको पहचान सके, कोई सेल नहीं पहचान सके, लेकिन एक सेल है, बस एक सेल है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा टी हेल्पर सेल। सर ये हेल्पर क्यों है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, नाम है बेटा टी हेल्पर सेल। ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को, एंटीबॉडी बनाने वाले को हेल्प करेगा ना, कि आप लड़िए, आपका डिफेंस सिस्टम है, हम उसको हेल्प करेंगे। अब होता क्या है, एचआईवी वायरस आता है, हेल्पर सेल पे ही बाइंड कर जाता है। सर क्यों, दूसरे सेल लीवर पे क्यों नहीं, किडनी में क्यों नहीं, ब्रेन में क्यों नहीं, आरबीसी में क्यों नहीं? तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप था टी हेल्पर सेल, एचआईवी वायरस का जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर था जाके उसी में फिट हो गया, फिट हो गया। कहा जाता है ये रिसेप्टर ही उसका मोस्ट वेलकम करता है, मोस्ट वेलकम, आइए भाई साहब मेरे घर में स्वागत है। तुम चले गए यहाँ का अमेरिका, तुम्हें बेटा इंग्लिश आता ही नहीं है, अंग्रेज लोग से बात करोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुमसे बात ही नहीं करेगा, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, उनका लैंग्वेज आता ही नहीं, और तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं है, अमेरिका में कोई जान पहचान नहीं है, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, लेकिन अचानक से तुम्हें केवल असमीज लैंग्वेज आता है, अचानक से तुम असमीज में बात कर रहे हो और एक असम का ही बंदा तुम्हें दिख जाए, बहुत मुश्किल से तो बोलेगा अरे ये तो असम का ही बंदा है, चलो भाई मेरे घर चलो, तुम कहां से आ गए भाई, भूले भटके अमेरिका कहां से पहुंच गए, चलो मेरे घर में रहना, मेरे घर में खाना खाना, एक हफ्ता रह लो भाई, अमेरिका बड़ा डिफरेंट जगह है। तो जैसे वो आदमी तुम्हें कहां ले गया भाई, अपने घर, इसी तरह से टी हेल्पर सेल बोलता है मेरे घर में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए और आराम से रहिए। यही गलती है, टी हेल्पर सेल ने बोला कि मेरे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, और रिसेप्टर से एचआईवी वायरस जाके बाइंड कर गया, ये एचआईवी वायरस था जाकर के बाइंड कर गया, और जैसे ही ये बाइंड करेगा, ध्यान से सुनो, जैसे ही एचआईवी वायरस बाइंड कर गया रिसेप्टर से, ये अब एचआईवी वायरस अंदर चला जाएगा, ये एचआईवी वायरस अब सेल के अंदर चला जाएगा, और ये बच्चा, ये एचआईवी वायरस अंदर चला गया, और वायरस के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक बार अंदर जाने दो, एक बार सेल के अंदर जाने दो, उसके बाद पूरा का पूरा, पूरा का पूरा तुम्हारे सेल को हाईजैक कर लेगा, अपहरण कर लेगा, तुम्हारे सेल को पूरा कंट्रोल में ले लेगा, पूरा कंट्रोल में ले लिया, प्राइम मिनिस्टर अब बन गया तुम्हारे सेल का, और बोलेगा भैया ऐसा करो, ऐसा करो कि मैं फैक्ट्री की तरह बनाऊंगा, यहाँ ढेर सारे एचआईवी वायरस बनाओ, लाखों एचआईवी वायरस बनाते जाओ भाई, हजारों लाखों एचआईवी वायरस बनाओ, तुम्हारा टी हेल्पर सेल जो मोस्ट वेलकम कर रहा था, तुम्हारा मदद कर रहा था, अब उसी के घर को हाईजैक कर लिया, और वहां जाकर के अपने हजारों लाखों कॉपीज बना रहे। और इतना ही नहीं करता, थोड़ी देर के बाद में तुम्हारे सेल को भी तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, तुम्हारे सेल को मार देगा, सेल को मार देगा। अब एक इंटर किया था ना एचआईवी वायरस, एक इंटर किया था ना, कुछ दिनों में लाखों बन गए। अब ये लाखों एचआईवी वायरस किसको ढूंढेगा, अपने दोस्त को,
क्यों? टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल फिर से बोलेगा आइए बाइंड कीजिए, मेरे घर में चलिए, और एक बार घर में गया हाईजैक हो जाएगा, वहां जाकर के अपने नंबर बढ़ाएगा, सेल को मारेगा, बाहर निकल जाएगा। तो धीरे धीरे एचआईवी का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। मान लो बच्चा 1 ml ब्लड में रियल डाटा है 1000 टी हेल्पर सेल होता है, 1000 होता है। तुम्हारे अंदर एचआईवी वायरस इंटर किया, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद टी हेल्पर सेल कितना? 900। 2 महीने के बाद 800, क्योंकि टी हेल्पर सेल को चुन चुन के मारता है। टी हेल्पर सेल को चुन चुन के मारता है। तुम वहां असम गए, अमेरिका गए, जो भी असमीज आदमी है उसको पहचाना, उसके घर गए, लूट लिया उसका सामान। केवल असमीज वाले को, अपने वाले को केवल लूट रहे हो, तुम्हारा लैंग्वेज उससे मैच करता है। अंग्रेज लोग तो तुम्हें घर ही में नहीं घुसने देगा। तो धीरे धीरे टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। और टी हेल्पर सेल घट गया तो इम्यून सिस्टम तुम्हारा क्या होगा? इम्यूनिटी क्या होगी? सर घटेगा। अब बेटा तुम्हारा इम्यून सिस्टम घट गया, तुम्हारा इम्यून सिस्टम घट गया, इसी को तो कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बना बेटा एड्स। क्यों? तुम्हारी इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी से जो लड़ाई होती है, एंटीबॉडी से लड़ाई जो लड़ता है एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। और स्किन वाला है, बाकी जो इम्यूनिटी है वो इन्नेट होता है, इन्नेट होता है। तो तुम्हारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गया? डिफिशिएंट हो गया, घट गया। सर घटने से क्या हो जाएगा? अरे सोचो, तुम्हारी इम्यूनिटी अगर 50% से वीक हो गई तो तुम्हारे ऊपर में बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया बोला अरे यार बड़ा अच्छा आदमी हो यार, तुम हमसे लड़ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम वीक है, हम टाइफाइड कॉज कर देंगे, हम निमोनिया कॉज कर देंगे। कोई बोल रहा है हम कैंसर कॉज कर देंगे। अरे भाई, जिस इंसान को एड्स हो जाता है तो जो कोल्ड फीवर होता है ना, तुम्हें 1 से 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, उसे बच्चा महीनों दिन तक ठीक नहीं होगा। एक बार सिंपल कोल्ड हो गया ना, महीनों दिन तक नहीं होगा ठीक। क्यों? अरे इम्यून सिस्टम ही उसका वीक है। तो जो वायरस डरते थे हमारी बॉडी में जाने के लिए कि भैया मार देगा, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, वो बेटा अब जाएगा और तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। अब क्या होगा? तुम पे अटैक, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, फंगस अटैक कर रहा है, तुम्हें कई सारी बीमारियां हो रही है, बीमारियों का गुच्छा, ग्रुप ऑफ डिजीज सिंड्रोम कहलाएगा। और इसी बीमारी से आपका डेथ हो जाएगा, इसी बीमारी से आपका डेथ हो जाएगा। तो एचआईवी बोलता है हम थोड़ी मारे हैं, हमने क्या किया भाई? हम मारे हैं क्या? तुम तो बीमारी से मरे हो। एचआईवी ने केवल इम्यून सिस्टम को डाउन कर दिया, कम कर दिया। इम्यून सिस्टम घट जाएगा, इम्यून सिस्टम घट जाएगा तो दूसरे बीमारी के चांस बढ़ जाएंगे। अरे बीमारी का चांस बढ़ गया, बीमारी का चांस बढ़ गया तो बीमारी उसी से पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो माना जाता है, बच्चे से पूछा जाता है क्या तुम्हारे अंदर में कल एचआईवी वायरस एंटर किया तुम्हें एड्स हो जाएगा क्या? नो। अरे एड्स और एचआईवी अलग अलग चीजें। एचआईवी इंटर किया महीने दिनों का, किसी में सालों, किसी में 2 साल, किसी में 6 महीना। एचआईवी इंटर करेगा तो टी हेल्पर सेल क्या होगा? घटेगा। पहले 1000 थे, 900 हो गए, 800 हो गए, 700 हो गए, 500 हो गए। देखो ना 500 हो गया, आधा आधा गया काम से ना, 500 हो गए। तो बताइए ना, अब इम्यून सिस्टम आपका घटा तो दूसरे बीमारी के चांसेस बढ़े, इसी को अब कहेंगे एड्स। आपके अंदर इम्यून की कमी हुई, इस कंडीशन का नाम एड्स है। बच्चे से बोला एचआईवी वायरस, अरे एचआईवी वायरस आज एंटर किया, आज थोड़ी एड्स हो जाएगा, वो तो साल टाइम लगेगा। हाँ, अलग अलग इंसान, किसी में 5 साल भी लग सकता है, किसी में 8 महीने भी लग सकते हैं। वो तो हमारा बॉडी लड़ता भी है, हमारा बॉडी से लड़ता भी है, एचआईवी को मारता भी है, सबका इम्यूनिटी अलग अलग है। तो एड्स होने के जो चांसेस है वो भी कम होंगे, और अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम की चलते हमारा डेथ हो जाएगा। चलो बताओ, एड्स की कहानी किसे किसे पहले समझ में आई? एड्स की कहानी किसे किसे समझ में आई? हाँ, अब एक
अच्छा ठीक है। एक ने पूछा सर तो हमारे अंदर में मंकी से कहां से आ गया? ठीक है, हाँ ये तो मंकी में था सर, मंकी में था। तो इसके सबसे पहली बार ये 1983 में ये बीमारी अमेरिका में मिली थी। एड्स बीमारी सबसे पहले अमेरिका में डिटेक्ट हुई थी एक आर्मी से। वो आर्मी अफ्रीका में पोस्टेड था। जो आर्मी था, आर्मी मैन, वो अफ्रीका में पोस्टेड था। माना जाता है कि उसने शायद बंदर को खा लिया था। अरे जंगल में भाई साहब आप क्या खा रहे हो, तो उन्होंने बंदर को ही खा लिया। वही स्लॉटिंग किया, मारा, काटा, खा गया। तो माना जाता है, कई सारी कहानियां हैं इंटरनेट पे आप देखोगे। तो एक कहानी ये है कि इंसान में पहली बार कैसे आ गया, बंदर में था तो बंदर से इंसान में कैसे आया, तो माना जाता है ऐसे हुआ होगा। कई सारी कहानियां हैं, ठीक है। अब देखो एड्स के बारे में, कभी भी एक इंसान को है दूसरे इंसान में नहीं जा सकता, डायरेक्टली हवा से नहीं जा सकता, हाथ मिलाने से नहीं जा सकता, केवल बेटा ब्लड, केवल बच्चा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ही जाएगा, ब्लड के कांटेक्ट से ही जा सकता है। आपको तो मालूम है ना सर कैसे? मुझे अगर एड्स है, मुझे एड्स है, ठीक है, आपको ऑपरेशन की जरूरत है, आपका ऑपरेशन हो रहा है ना, तो आपको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है। तो बोले मेरे दोस्त से ले लो, तो मैंने अपना ब्लड तुम्हें दे दिया और डॉक्टर ने चेक नहीं किया, मेरा ब्लड चेक नहीं किया। ये चेक होना जरूरी है। कभी भी डॉक्टर बनना ना, तो कभी भी डायरेक्टली किसी को ब्लड नहीं दे सकते, पहले चेक करना पड़ता है। और मुझे मेरा एड्स था, HIV वायरस थे, पेशेंट को दे दिया। अरे भाई पेशेंट के अंदर चला गया बेचारा, उसे एड्स हो जाएगा ना। टैटूज बनाने में, जो टैटू बनाते हैं ना, उसमें भी होता है। टैटू जो बनाते हैं ना, ये वाला नहीं, मशीन वाला होता है टैटू, उसमें फाइन नीडल होते, छोटे छोटे नीडल्स होते। इस नीडल्स को डाला जाता है, और मान लो कि मुझे एड्स है, तुमने बेटा वो मशीन नीडल वाला डाला, मेरे ब्लड तक पहुंच गया, उस छोटे छोटे नीडल्स में HIV वायरस आ गया। अब निकाला, तुम्हें टैटू बनाया, तुम्हारे ब्लड में चला गया। ऐसे भी फैलते। इंजेक्शन, यूपी में ऐसा देखा गया है। यूपी में क्या हुआ है, कहानी बता रहा हूँ, रियल कहानी। एक गांव में 100 से ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग निकल गए, 100 से ज्यादा। अरे ये क्या हवा से फैलता है, पानी से फैलता है? नहीं, तो कैसे फैल गया भाई? 100 लोगों में कैसे हो गया यूपी में? एक डॉक्टर की गलती से, झोला छाप डॉक्टर, कोई MBBS नहीं, फर्जी वाला पागल डॉक्टर। क्या करता था? इंजेक्शन यूज करता था, एक ही इंजेक्शन। मुझे इंजेक्शन दिया, मुझे एड्स से खींचा, तो उसके निडल पे क्या आ गया? सर HIV आ गया। अब बेटा वो निडल चेंज नहीं करता था, उसी सिरिंज से, उसी निडल से तुम्हें दे दिया, चला गया भाई। अब तुम्हारे से निकाला, फिर वहां डाला, बेटा एक ही से, एक ही निडल बार बार यूज करता था। मान लो एक दिन में उसने 100 लोगों को इंजेक्शन दिया, पहले वाले को HIV होगा, भोगे जा रहा है, भोगे जा रहा है। अरे वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, भोगते जा, भोगते जा। 100 लोगों को दे दिया इंजेक्शन, 100 लोग हो गए पॉजिटिव। तो ये ऐसे होता है। अब देखो दिक्कत क्या है, 1983 में एड्स जो है सबसे पहले डिटेक्ट हुआ अमेरिका में। लेकिन आज 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, इतना साइंस तरक्की कर लिया, लेकिन आज तक इसका कोई भी दवा, मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, और ना इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है, ना इसका कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई दवा है। इसलिए डर लग रहा था कि जैसे कोरोना वायरस भी आया, तो कोरोना वायरस का भी कोई वैक्सीन नहीं बनेगा, ना कोई दवा नहीं बनेगा। हाँ, ये डर था। अभी भी साइंटिस्ट का मानना है कि शायद जो कोरोना का आपने वैक्सीन बनाया है, और कोरोना तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और ऐसा एक कोरोना वायरस बन जाए जिसमें वैक्सीन काम ना करे, तब क्या करोगे? तो ये एक डर है कि इतना ज्यादा चेंजेस होते जा रहे, और ऐसा कोई वायरस बन गया जिसपे तुम्हारा कोई वैक्सीन काम ना करे, तो क्या होगा? फिर से पूरी दुनिया में फैल जाएगा, फिर से नया टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा डर है साइंटिस्ट लोगों को। तो सर ये कोरोना की कहानी क्या है? चलिए, कोरोना का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए कहानी सुनिएगा। मान लीजिए बच्चे ये कोरोना वायरस है, मान लो बच्चा ये कोरोना वायरस है, सेम स्ट्रक्चर, ये बाहर नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा था। ये बेटा चमगादड़ के ऊपर अटैक करता था, बैट्स में, चमगादड़।
जेनेटिक मटेरियल आरएनए, बाहर प्रोटीन, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर किस पे, बैट्स पे, चमगादड़ पे अटैक करता था। वही सेम कहानी कि चमगादड़ के सेल के ऊपर अटैक करता था, बैट्स के अंदर में रिसेप्टर थे, रिसेप्टर था, रिसेप्टर से वो बाइंड करता था, अंदर जाएगा, वहां के सेल को हाईजैक करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, सेल को मारेगा, बाहर निकलेगा, फिर दूसरे सेल पे अटैक करेगा। तो ये कहानी 1950s में आ चुकी थी, 1950 में पता चल चुका था कि चमगादड़ के ऊपर में कोई वायरस अटैक करता है। ठीक है भाई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया, 2019 में, जब चाइना के वुहान, आपको तो मालूम है ना, वुहान नाम के जगह में, सिटी में, ये जो कोरोना वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होकर के देखिए अपना शेप, नॉब चेंज कर लिया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, आरएनए में चेंजेस पॉसिबल है, अनस्टेबल है, म्यूटेट हो सकता है, अपना रूप चेंज कर लिया, और रूप ऐसा चेंज किया, अपना स्ट्रक्चर ऐसा चेंज किया कि इंसान के ऊपर जो सेल है, मेनली लंग्स के सेल, गले, लंग्स का जो सेल है, गले का जो सेल है, इसके ऊपर में ये फिट हो सकता है। हमारे अंदर में रिसेप्टर था, और पहले अटैक नहीं करता था क्योंकि चमगादड़ के ऊपर अटैक करता था, क्योंकि चमगादड़ के अंदर में उसका रिसेप्टर था। अब हमारे अंदर में रिसेप्टर ढूंढ लिया, इसलिए से कहते हैं एनकोविड, न्यू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो बहुत पुराना है, ये नया कोरोना वायरस है। तो अब तुम बोलोगे सिम का नहीं, हमारे ऊपर अटैक किया, एक वायरस आया, हमारे ऊपर रिसेप्टर है, बाइंड किया, अंदर गया, अपना नंबर बढ़ाया, फैक्ट्री की तरह यूज किया, सेल को मारा, बाहर निकल गया। तो धीरे धीरे तुम्हारे लंग्स के सेल खराब नहीं हो जाएंगे? सर लंग्स का काम तो ऑक्सीजन लेना है, CO2 छोड़ना है, और सर लंग का सेल हमारा 30% लंग्स, 40% लंग्स खराब हो गया तो सर हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए तो बच्चा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, लंग्स 100% काम कर रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा रहा है ना, अब लंग्स तो 50% डैमेज हो गया। एक वायरस एंटर किया, 1 लाख बन गए, 1 लाख से 10 लाख बन गए, 10 करोड़ बन गए, अरबों खरबों बनते जा रहा है, पूरा लंग्स में फैल गया, सेल को मार दिया, 70% डैमेज, तो ऑक्सीजन ले पाओगे? सर ऑक्सीजन का लेवल घट गया। इसलिए तुरंत बच्चा हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बच्चा वेंटिलेटर, जो बूढ़े लोग हैं वो तो बेचारा उनका पहले से वीकनेस है, इम्यूनिटी तो और भी वीक है, तो वो क्या करेंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे, वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर क्या, एक मशीन है जो लंग्स आपका काम करता है, बाहर से ऑक्सीजन लो, CO2 को बाहर करो। तो जो काम आपका लंग्स करता है आर्टिफिशियली, वो मशीन करेगा, जिसका नाम है वेंटिलेटर। लेकिन इंडिया में इतना अवेलेबल थोड़ी है। मुझे हुआ 70% लंग खराब हो गया, मैं ले गया, बेटा वेंटिलेटर चाहिए, नहीं है अवेलेबल, डेथ हो जाएगा मेरा। इसलिए तुम देखते हो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना ज्यादा यूज होता है। यही कहानी है। सर एक वायरस इंटर करेगा, इनफ है, ओनली एक वायरस इंटर किया, इनफ है, एक बार आया, वो तो अपना तुम्हारी फैक्ट्री बना देगा। लेकिन हम तो यंग है, हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर तो एंटीबॉडी है, मार के भगा देंगे, कोरोना वायरस को मार के भगा देंगे। आओ बेटा अटैक कर, मारेगा तुझे ही, डंडा लेके बैठा हुआ है। लेकिन जो ओल्ड है, बूढ़े हैं, तो बूढ़े का इम्यून सिस्टम वीक। जो बेटा बच्चे थे तुम लोग जैसे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, कोरोना का डंडा लेके मार करके भगा दिया, बच गए तुम। लेकिन अब बोला जा रहा है कोरोना वायरस में फिर से बदलाव हो गया है, डेल्टा बन गया, गामा बन गया, क्या बन रहा है, नया स्ट्रेन बन गया। अब मान लो ऐसा स्ट्रेन बन गया कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक नहीं कर पा रहा, बाहर से आतंकवादी आ रहा है, पहले दिख जाता था ये आतंकवादी, मार दो, अब वो बेटा रूप चेंज कर लिया, वो पता ही नहीं चल रहा है कि आतंकवादी है या नॉर्मल आदमी है। इम्यून सिस्टम बेटा टेंशन में है, अब वो बदलाव कर दिया, यही सबसे बड़ा टेंशन है। लेकिन तुम बोलोगे सर 1950 में जो कोरोना वायरस था वो तो ऐसा था, वो तो बैट्स पे, चमगादड़ पे अटैक करता था, तो सर चेंज कैसे हो गया, म्यूटेशन कैसे हो गया? तो बेटा म्यूटेशन की कहानी है दो।
एक कहानी है कि चाइना वालों ने बनाया होगा अपने लैब में, चाइना के साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर में कुछ रेस, कुछ केमिकल डाले होंगे और केमिकल के चलते इसका रूप चेंज हो गया, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसलिए तुम सुनते हो न्यूज में कि ये चाइना वालों ने बनाया है। सर कैसे, आपके पास प्रूफ है क्या? अभी यही लड़ाई चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच। अमेरिका बोलता है कि चाइना में एक बहुत बड़ा वुहान में रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो वायरस पे काम करता है, वहीं से ये बना होगा। वो चाहते नहीं थे डैमेज कराना, बना के रखा था, गलती से लीक हो गया, साइंटिस्ट बना रहा था, एक आध वायरस उसी में आ गया। अब हम गए भाई मछली खरीदने, तो बच्चा मेरे अंदर में क्या था, कोरोना वायरस, मैंने स्प्रेड कर दिया, वहां से फैल गया। तो आप तुरंत फिर से ज्वाइन कीजिएगा, कहानी और सुनाऊंगा। अभी कोरोना का कहानी अभी और बचा हुआ है, 10 मिनट और सुनाऊंगा, मजेदार है, कैसे बना उस कहानी को पूरा सुनाऊंगा। तो आप वापस से रीज्वाइन उसी लिंक पे कीजिएगा, ठीक है, रीज्वाइन उसी लिंक पे कीजिएगा, ठीक है। तो आगे की कहानी, हाँ सर बैट में कहां से आया, ठीक है आ गया, उसमें पहले और किसी जानवर में हुआ होगा, ये भी कहानी बताता हूं अभी। कैन वी फिजिकली बर्न, हाँ बर्न कर दो, अरे तुम सैनिटाइजर लगाते हो तो वायरस मर जाता है, तो क्या हम इंसान को मार दे? तुम्हारे अंदर में कोरोना वायरस गया, तुम्हें जला दो क्या? फिजिकली अगर बर्न करोगे, प्रोटीन का बना है टूट जाएगा, आरएनए का बना है टूट जाएगा, मर जाएगा। तो क्या इंसान को थोड़ी ना मार दे यार, जला दे? ये तो तुम ट्रम्प वाला सलाह दे रहे हो, सर कोई रेस डाल दे इंसान